हेलो टीचर, आप सभी का स्वागत है गोविंद गुरु के चैनल पर। आज मैं फिर से ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सीधे एमपी टेट को टारगेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनका नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? ठीक है, ऑप्शन में दे रहा है वर्गीकरण एवं चर्चा, न्याय के लिए सरोकार, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो देखिए, आप अपने घर के आसपास देखे होंगे कुत्ते के बच्चे, बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा। तो अब क्या किए हैं, आप देखे हैं यानी अवलोकन किए हैं और उसका रिकॉर्डिंग किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन 2 में दिया है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि एनसीएफ 2000 में इसका सिफारिश किया गया था। कब किया गया था? एनसीएफ 2000 में, कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक पर्यावरण सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाएगा, जिसमें विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, ये तीनों के तीनों एक ही बुक में पाए जाएंगे और ये तीनों के तीनों एक ही बुक में होंगे। ठीक है, ठीक है। और क्या किया गया, इस बात को एनसीएफ 2005 ने इसे लागू कर दिया और 2005 में इसे लागू करने के बाद ये सभी स्कूलों में चलने लगा। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन। कक्षा 1 और 2 में तो पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ाया जाता है। उसमें बच्चे कहाँ से पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं? अपनी परिवेशीय क्षेत्र से, अगल बगल से, समुदाय से, समाज से सीखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। सवाल पहला है, ये का जो सवाल है, पेड़ के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इस सवाल की प्रकृति कैसी है? ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल की प्रकृति कैसे है। देखिए, क्वेश्चन ए में जो दिया हुआ है, पेड़ के 5 लाभ लिखिए, तो बच्चा क्या करेगा? उसका 5 लाभ लिख देगा। पेड़ से छाया मिलता है, पेड़ से फल मिलता है, पेड़ से लकड़ी मिलता है। ठीक है, पेड़ होने से बारिश होता है। ऐसे 5 सभी लोग लिख देंगे। लेकिन अगर पूछ दिया जाए क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ही ना हो, तो इसका बहुत सारा आंसर हो जाएगा, बहुत सारा जवाब हो जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर बारिश नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, तो फिर बारिश नहीं होगा तो फसल नहीं होगा, फल नहीं होंगे, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। पेड़ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो
प्रकाश संश्लेषण नहीं होंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं होंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। बहुत सारा मतलब इसका जवाब हो सकता है। तो देखिए पहला जो है कि पेड़ का 5 लाभ लिखिए, ये क्या है? यह एक बंद अंत प्रश्न है। क्या है? बंद अंत। इसका बंद है, यह बंधा हुआ है। इसका मात्र 5 ही जवाब आपको लिखना है। लेकिन अगर पूछा है कि क्या होगा अगर धरती पर पेड़ न हो, तो इसका बहुत सारा जवाब है। तो ये क्या है? मुक्त अंत है। ये क्या है? मुक्त अंत है। तो ऑप्शन में हम पढ़ते हैं, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है ये बंद अंत वाला अभिसारी है, ठीक बात है। और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है, ये भी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है ये क्या है? बंद अंत वाला अभिसारी है, अभिसारी है, अभिसारी। और बी मुक्त अंत वाला अपसारी। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन आपको कभी डिटेल इस पे पढ़ा देंगे क्या होता है, ठीक है। तो वही चीज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। 2 में दिया हुआ है ड्राइंग क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता हो। 3 में दिया हुआ है शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। और 4 में दिया हुआ है किसी को न रोको नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि किसी भी बच्चों का आकलन करना है कि वो बच्चा किस स्टेज में है, कैसा है, पढ़ने में क्या है, तो कुछ ना कुछ हमको आकलन तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी को ना रोको नीति को ध्यान में रखते हुए सबको आगे बढ़ाते चले, आकलन ही ना करें कि बच्चा कुछ जानता भी है कि नहीं है। मान लिया कि वो पहला क्लास का बच्चा है, ठीक है, उसका मौखिक परीक्षा कर लेंगे, ड्राइंग से उसका ड्राइंग परीक्षा ले लेंगे, उसको अवलोकन रिकॉर्डिंग करके देख लेंगे कि कैसा है बच्चा। तो इसका 1 और 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं दिया हुआ है, एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 1 2 और 3, 4 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है, ठीक है, और वो पानी में डाल देती है एवं देखती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती यानी निचोड़ देती है, फिर वह पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण कौशल का उपयोग किया जाएगा? तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रही है, यहाँ पे बोल रही है सोचने के लिए। क्या करने के लिए? सोचने के लिए। जब आप सोचिएगा तो क्या कीजिएगा? परिकल्पना कीजिएगा। क्या कीजिएगा? परिकल्पना कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, परिकल्पना। बच्चा परिकल्पना करेगा कि कैसे डूब गया, क्यों डूब गया, पहले क्यों नहीं डूबा, अब क्यों डूब गया। तो इसमें क्या होगा? परिकल्पना होगा, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। आलोचनात्मक चिंतन
और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना, ठीक है। बच्चों की असीमता का पोषण करना, ठीक है। वास्तविक अवलोकन के साथ पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है पाठ वस्तुओं और संदर्भित की बहुलता को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब कैसे होगा, मान लीजिए कि बच्चा आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान कर रहा है, कोई भी समस्या दिया जा रहा है उसका समाधान कर दे रहा है, ठीक है, चिंतन कर रहा है, तो अच्छा बात है। और पाठ्य पुस्तकों की बहुलता को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी ठीक बात है। और बच्चों का असीमता का पोषण कर रहे हैं, ये भी ठीक बात है। लेकिन पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता को स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग पाठ्य पुस्तक की श्रेष्ठता बोल रहे हैं कि इसके अलावा कोई श्रेष्ठ ही नहीं है, जो भी सीखना है इसी से सीखना है, तो ये सही बात नहीं है। पर्यावरण अध्ययन तो एक्चुअली में अपना परिवेशीय क्षेत्र है, तो उसको देखकर बच्चा सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, ठीक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है एक पौधों को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आप वृक्ष संरक्षण के बारे में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो सबसे अच्छा यही उपाय है कि उसको एक वृक्ष थमा दीजिए, बोलिए जाओ इसको रोपो, इसको पालो पोसो और बड़ा करो। वो खुद उसके संरक्षण के बारे में समझ जाएगा, ठीक है। जब आप वृक्ष को दे दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि ये वृक्ष अमरूद या आम का इसे लगाओ, बड़ा हो जाएगा तो तुम फल खाना, उसी के लिए वो उससे प्रेरित भी होगा। चलो वृक्ष है, इसका पालन पोषण करते हैं, तो उसे एक वृक्ष अपनाने के लिए बोल दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक पौधे को अपनाने और उसको पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को क्या करना, अभिप्रेरित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 में है यह सहपाठी उद्गम को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 2 में है यह सामाजिक उद्गम को बेहतर बनाता है। ऑप्शन 3 में है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं एवं उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ऑप्शन 4 में यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जब बच्चे समूह में शिल्प कला और चित्रकला सीखते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, सहपाठी उद्गम को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक अंतःक्रिया होती है, बच्चों में सृजनात्मकता आता है, ठीक है। अब समूह क्रिया कराइएगा तो ये अनुशासन को बढ़ावा नहीं मिलता, अनुशासन को नहीं बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। और ये कहाँ पे है, कूट 3 में दिया हुआ है। कहाँ दिया है, कूट 3 में 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। चित्र पठन, निर्देशन या प्रदर्शन,
सृजनात्मक लेखन या हस्तपरक गतिविधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तपरक गतिविधि। प्रयोग करना है तो जब तक आप खुद से नहीं कीजिएगा तो प्रयोग होगा कैसे, तो हस्तपरक गतिविधि होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेकों प्रकरणों में अनेकों वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक हैं अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार और समुदाय, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानी एवं कविताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सभी राइट आंसर हैं। ठीक है, क्योंकि वैकल्पिक अवधारणा जैसे होता है ना, इसमें सभी लोग आ जाते हैं, जैसे परिवार और समुदाय भी आ जाएगा, पाठ्य पुस्तक भी आ जाएगा, शिक्षक भी आ जाएगा, कहानी कविताएं भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 1 2 3 4 सब सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कांच में थोड़ा सा भी नमी रहता है तो अचार को क्या करता है? खराब कर देता है। इसलिए हम लोग पहले अचार रखने से पहले कांच को धूप में सुखा देते हैं, जिससे कांच में जो भी नमी होता है वो दूर हो जाता है। फिर उसमें अचार फिल कर दिया जाता है, जिससे अचार खराब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? रेणु की दादी उसे एक सूखे कुएं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। ठीक बात है, आजकल देख रहे हैं सीमेंटेड रोड बन रहा है। ठीक है, सभी जगह सीमेंट से ढका जा रहा है, लोग प्लास्टर करा दे रहा है जमीन पे। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो भी बारिश का पानी है वो क्या होगा? भूमिगत नहीं होगा, तो पानी का लेवल नीचे जाएगा। तो ये बात ठीक है। तो कुएं में पानी कैसे आएगा जब पानी का लेवल नीचे चला जाएगा? तो आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, ये भी बात सही है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुआं का उपयोग नहीं करता है। नहीं, नल होने के कारण कोई कुआं का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि कुआं में पानी नहीं है, इसलिए कोई उपयोग नहीं करता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, जो कि किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुला को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। क्या है? सहजीवी का संबंध है। बताता हूं कैसे। बगुला भैंस के पीठ पे बैठा हुआ है, तो भैंस के पीठ पे बहुत सारे कीट बैठे होते हैं जिसको बगुला खा लेता है। तो उससे क्या होता है? बगुला का पेट भी भर जाता है और भैंस के शरीर पे से जो भी कीट है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो दोनों का काम हो रहा है, बगुला का पेट भी भर रहा है और भैंस के शरीर से कीट भी हट रहे हैं। तो ये एक क्या है? यह एक सहजीवी संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14
में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है, क्या है, नहीं है। तो भोजन भंडारण संचित करना जड़ करता है। जड़ क्या करता है, भोजन का भंडारण करता है, संचित करता है, पौधों को सहारा देता है, जल तथा खनिज का अवशोषण भी करता है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ का काम नहीं है, ह्यूमन्स यानी आदमी का काम है, किसान का काम है। हम कोई फसल लगाते हैं तो पौधे अपने आप जो भी खादर बोला जाता है उसको, यूरिया वगैरह, वो अपने आप उसमें थोड़े चला जाता है, उसको ले जाकर किसान डालता है, ठीक है। तो यह जड़ का काम नहीं है। जड़ का काम है पौधों को सहारा देना, जल और खनिज का अवशोषण करना और भोजन का भंडारण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, कर्णो-मलेश्री के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतोला वेट लिफ्टर है, वह कर्नाटक की है, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वह 130 किलो तक का भार उठा सकती है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वो भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो देखिए इसमें वह कर्नाटक की नहीं थी, वो कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की थी, ठीक है। वो कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है, बाकी सभी के सभी सही है। 1, 3 और 4, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम आप लोगों को एक बार इसको आप लोग दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कर्णो-मलेश्री के बारे में दिया हुआ है कि क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है। कर्णो-मलेश्री एक वेट लिफ्टर है, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार है। इनके पापा क्या है, पुलिस में हवलदार है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कर्णो-मलेश्री के पापा क्या है, तो पुलिस में हवलदार है। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलो वजन तक उठा सकती है। कर्णो ने भारत के लिए 29 मेडल जीते हैं। इन्होंने कितना मेडल जीता है, 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। इनकी 4 बहनें भी हैं जो वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो क्वेश्चन एक और बन सकता है यहाँ से कि कर्णो-मलेश्री ने भारत के लिए कितने मेडल जीते हैं, तो टोटल 29 मेडल जीते हैं। आपको ईवीएस के बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसका ईवीएस से वो चीज़ यहाँ पे डाल दूंगा कि आपको ईवीएस को भी कवर करने में अच्छा होगा, ठीक है। और आपको बेझिझक आप यहाँ से तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, सीढ़ीदार कुआं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। पढ़िए 1 में क्या है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ठीक बात है। ये क्या है, ये ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। उनका मुख्यतः बारिश रहित राज्यों में होता है, ये भी बात सही है। इसका निर्माण जो होता है मुख्यतः जहाँ बारिश नहीं होता है, राजस्थान वगैरह जाइएगा तो वहाँ पे आपको बावड़ी वगैरह दिखाई देगा। इनमें केवल सदूषित जल होते हैं, ये नहीं होगा, क्या ये नहीं होगा। और बावड़ी क्या होता है आपको बता देता हूँ, सीढ़ी जैसा होता है। आप इस फिगर में देखिए, ऐसे लोग सीढ़ी से उतरते हैं, फिर सीढ़ी से उतरते हैं, फिर सीढ़ी से उतरते हैं, ऐसे सीढ़ी से उतर के डायरेक्ट जल के पास चले जाते हैं। कुआं नहीं है कि रस्सी डाल के खींचना है, कुआं के जैसा ही है लेकिन सीढ़ीदार होता है। आपको सीढ़ियों से उतर के जल के पास जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 और 3। क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3।
इसका क्या हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तुमने क्या कभी बावड़ी देखा है? इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही है। पानी ऊपर खींचने की वजह लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो देखिए वर्ली महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? वर्ली महाराष्ट्र में। देखिए ऐसा वर्ली चित्रकारी होता है जो चित्र में ही कुछ कहानियाँ लिखा जाता है, चित्र के द्वारा कहानी बनाया जाता है। आप चित्र देखिएगा तो आपको कहानी समझ में आने लगेगा कि बच्चा रो रहा है, उसके बाद खेलने लगा, उसके बाद कुछ करने लगा। ऐसा चित्र बनाया जाता है कि आप चित्र देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस कहानी में क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बने चित्रकारी, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन सा है? ठीक है, तो आप देखिए तमिलनाडु कहाँ पे? यहाँ पे है। और इसके निकटवर्ती राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और केरल है। क्या है? केरल है। तो आप ऑप्शन में देखिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो ये कौन होता है? ये बाघ होता है। कौन होता है? बाघ होता है। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये भी चीज़, मैं आपको दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी में ये भी चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकारी के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को अंतर को भाप लेता है। यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि बाघ हवा से पत्तों को हिलने और शिकारी को झाड़ियों में हिलने की आवाज़ की अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम भी जाता है। और बाघ के बारे में बता देता हूँ कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में अलग आवाज़ निकालता है और बाघिन को बुलाना होता है तो अलग आवाज़ निकालता है, और गुर्राना होता है तो अलग। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितना किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है? 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। और बाघ के बारे में क्या दिया हुआ है? बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेता है और उसे शिकारी की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए कि वह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ बाघ अपने इलाके में मलमूत्र करने अपनी गंध छोड़ते जाता है। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मलमूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना या नहीं यह तो बाघ की मर्जी है। ठीक है, वो अपने मलमूत्र से अपना इलाका भी पहचान लेता है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वो अनेकों सुरंगों को पार करता है। यह सुरंग किस पर्वत में है? तो ये पश्चिमी घाटी में है। किस में है? पश्चिमी घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होते हैं। हम भारत के लोग डैश के लोग के सापेक्ष उल्टा हो सकते हैं।
तो हम लोग अर्जेंटीना के उल्टा हैं, ठीक है। ये पृथ्वी है, यहाँ पे भारत मान लीजिए, इसके जस्ट उल्टा अर्जेंटीना है, ठीक है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मच्छरों प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि। अब समझिए, मान लीजिए पानी है कहीं पे लगा हुआ है, उस पर आप तेल का छिड़काव कर दिए तो क्या हो जाएगा, तेल का एक लेयर बन जाएगा ऊपर में। पानी में मिट्टी का तेल अगर छिड़काव कर देते हैं तो एक लेयर बन जाएगा। तो लेयर बन जाने से क्या होगा, जो भी मच्छर का प्रजनन ऑक्सीजन के आपूर्ति के कारण हो रहा है, वो ऑक्सीजन की आपूर्ति कट जाएगी तेल की परत के द्वारा, ठीक है। जो तेल का परत पानी पे बिछा हुआ है, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति कटेगी तो प्रजनन रुक जाएगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, तालाब में मछली भी डाल देते हैं, जो इससे क्या होता है, मछली क्या करती है कि मच्छर को, लार्वे को खा जाती है, जिससे प्रजनन उससे भी रुक जाता है। अब ऑप्शन में पढ़ते हैं, दिया हुआ है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छर की प्रजनन थम जाती है। इसमें दिया है मच्छर को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। देखिए, मच्छर को तेल द्वारा विकसित, तेल से तो उसका ऑक्सीजन की आपूर्ति कट रहा है, मच्छर को तेल द्वारा मारा जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कोलनी में एक साथ नहीं रखता। देखिए, चींटी भी रहता है, ततैया भी रहती है, दीमक भी रहता है। मकड़ी जो है वो क्या है, बस्ती या कोलनी में नहीं रहता। मधुमक्खी देखते हैं एक साथ कई लाखों मधुमक्खी एक छत्ते में रहती है लोग, तो एक कॉलोनी है उन लोग का, एक बस्ती है। लेकिन मकड़ी का कोई बस्ती नहीं होता, जहाँ मन वहाँ एक जाल बना कर रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र के मकान के ढांचे वहीं की जलवायु की स्थिति से संबंधित होती है। ठीक बात है, जहाँ का जिस तरह जलवायु होगा उस तरह वहाँ के लोग मकान बनाते हैं। मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। एक गांव के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बना होता है, ठीक है। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छत ढालू होती है, ठीक है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम। आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, वहाँ के घर बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं ये इसको भी एनसीईआरटी से लिया हूँ, क्लास 3 का है ये। ऐसा भी होता है घर, उसी चैप्टर से, चैप्टर आई थिंक 18 नंबर चैप्टर है। एक लड़का बोल रहा है मैं आसाम के मोलन गांव से हूँ। आप ये भी याद रखिए कि इस चीज को भी याद रखिए, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछता है, ये पूछता है कि मोलन गांव किस राज्य में है, तो आसाम में है, ठीक है। ये भी पूछता है। तो क्या दिया हुआ है, मैं आसाम, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मैं आसाम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, ठीक है। फुट में दिया हुआ है तो उसको 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई मान लीजिए। मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो ये कुड़ुक जो है झारखंड की लोगों की भाषा है। कहाँ की लोगों की भाषा है, झारखंड की, ठीक है। आप एक सूर्यमणि की कहानी तो पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है।
आप लोगों को इसको भी मैं एक बार दिखा देता हूं। सूर्यमणि क्या दिया हुआ है, सूर्यमणि का तोरंग। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने बसुई दीदी और कई लोगों की मदद के लिए एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2021 में जनवरी में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछ चुका है कि कुड़ुक भाषा में तोरंग का क्या मतलब होता है। तो तोरंग का मतलब होता है जंगल। क्या होता है, जंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन। हम जानते हैं 6 थीम होते हैं, भोजन, आवास, परिवार और मित्र। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, यात्रा, तो उसमें भोजन भी आता है। सौर मंडल, मौसम, ऊर्जा तो आता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। ऑप्शन 1 में दिया, यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशल को विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नर्म बनाने में संपूर्णता से ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो अब 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। क्या है सबसे कम उपयुक्त कारण है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियों अनेकों विषय क्षेत्र को छूता है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध करवाता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कहानियाँ क्या होता है, अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध करवाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 में दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। सही बात है, कभी भी परिभाषाओं पर बल और व्याख्याओं पर बल नहीं देना चाहिए। ये हमेशा करना है। कहीं भी आपको दिख जाए परिभाषाओं व्याख्याओं पर बल देना निगेटिव वर्ड है। रट कर, याद करना, कंठस्थी करना, मारना, पीटना, दंड देना, ये सब निगेटिव वर्ड है। कभी भी ऐसा नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है रट कर सीखने को हतोत्साहित करना। ठीक है, ये भी बात है, हमको रट कर नहीं सिखाना है। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी ठीक बात है। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, नहीं, बच्चों को क्या है कि लिखित जानकारी नहीं देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 है। 1, 2 और 3 किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर है। क्या है, जो कि राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करता है। क्या करता है, नहीं करता है। बच्चे कम गलतियां करें, यही इसका निगेटिव वर्ड दे दिया।
जब बच्चा गलती करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले ये तो ठीक है, जब खुद से करेगा तो सीखेगा ही। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे ये भी बात ठीक है, जब प्रश्न पूछेगा तो उसका झिझक दूर होगा। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले ये भी ठीक बात है। ये इसका निगेटिव वर्ड है कि कम गलतियां करे। जब बच्चा, आप सोचिए जब बच्चा गलती नहीं करेगा तो वो कैसे सीख पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे कम गलतियां करें। यहाँ पूछ रहा है समर्थन नहीं करते हैं, यही इसका राइट आंसर हो गया। इसी का साथ आज का क्लास खत्म हुआ। मिलते हैं फिर कल एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।